चलो भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं बैटरीज के बारे में। तो अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या देख चुके? अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, गैल्वेनिक सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है। उसके बाद में हमने इन सभी को देखने के बाद में अपना क्या देखा, इनसे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करी, पीएच कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बात करी, अगर पीएच दिया हुआ हो तो किस तरह से सेल का ईएमएफ निकाला जाएगा, हमने उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करने के बाद में हमने फैराडेज लॉज को देखा। फैराडे लॉज को देखने के बाद में हमने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को देखा और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने कंडक्टेंस देखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा के बारे में बात करी। उसके अलावा हमने सेल कांस्टेंट देखा कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कप्पा की प्रॉपर डेफिनेशन देखी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखा। ये सारी चीजें हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, डाइल्यूजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइल्यूजन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइल्यूजन का वीक इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोलरूश लॉ हमने लास्ट क्लासेस में क्या करा था, देखा था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी हम यहाँ पर देख चुके थे, जिससे हमने क्या निकाला था, कोलरूश लॉ को निकाला था। आई बात समझ में? तो यहाँ तक अब प्रीवियस के चैप्टर में हम क्या कर चुके हैं भैया, इतनी बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, और वो है बैटरीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? बैटरीज। तो बैटरीज कोई ऐसा वो नहीं है, देखो बैटरीज भी गैल्वेनिक सेल ही है। बताओ, तुम घंटे के अंदर सेल लगाया तुमने एग्जांपल के तौर पर, तो क्या घंटे में सेल लगाने के बाद में तुम्हें उसमें बिजली देनी पड़ती है क्या? नहीं देनी पड़ती। तो गैल्वेनिक सेल ही होती है ना बैटरी। मोबाइल में, मोबाइल कह रहा हूं सॉरी, वॉच के अंदर आपने सेल डाला, नहीं डाला, घड़ी के अंदर सेल डालते हैं आप, उसमें क्या जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यानी कि ये जो बैटरी हम यूज करते हैं डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, ये सभी की सभी कैसी होती है? गैल्वेनिक सेल होती है। कैसी होती है भैया? गैल्वेनिक सेल। अब कुछ बैटरीज तो बेटा इसमें ऐसी हैं जिनको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, और कुछ ऐसी है जिनको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका इन्वर्टर है, मोबाइल की बैटरी हो गई, लिथियम आयन बैटरी हो गई, ये सब की सब क्या है, ये आप बार बार चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। चार्ज कर सकते हो, इन्वर्टर वगैरह हुआ। क्या आप अपने घंटे का सेल दोबारा चार्ज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। घड़ी का सेल नहीं कर सकते। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ट्रांजिस्टर वगैरह में, कान की मशीन में, सुनने वाले में जो सेल यूज करे, क्या उसे आप कर सकते हो? नहीं। ये माइक में यूज कर रहा, क्या मैं इसकी बैटरी बार बार यूज कर पा रहा हूँ, बार बार चार्ज कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। तो है तो ये भी गैल्वेनिक सेल ही। अरे है ना? ठीक है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है सर, जितनी भी हमारी गैल्वेनिक सेल है उसको हम, जितने भी हमारी बैटरीज है उसको हम चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, इसके बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा प्राइमरी बैटरी, और नंबर 2 पर आता है बच्चों हमारा सेकेंडरी बैटरी। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी बेटा प्राइमरी बैटरी होती है वो नॉन चार्जेबल होती है, उसको चार्ज नहीं किया जाता बार बार। एग्जाम्पल इसका लेक्लांसी सेल और मरकरी सेल इसका एग्जाम्पल होता है। समझ में आ रही बात? सेकेंडरी बैटरी जो होती है हमारी यहाँ पर भी कैसी होती है? रिचार्जेबल होती है, जो कि लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल, इसके हमारे 2 एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल प्राइमरी बैटरी के अंदर आता है, वो आता है निकल और कैडमियम की जो आपकी बैटरी होती है, निकल कैडमियम का जो आप सेल यूज करते हैं उसके बारे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सेल काफी महंगा होता है, तो इसीलिए हमारे डिटेल में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि निकल और कैडमियम सेल थोड़ा महंगा होता है, मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा काफी कॉस्टली होता है, और अभी हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज यहाँ पर है भी नहीं। तो बेसिकली हम कितने टाइप के सेल पढ़ेंगे भैया? 4 बैटरी पढ़ेंगे, 2 प्राइमरी पढ़ेंगे और 2 क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी। पॉइंट क्या है कि प्राइमरी को आप चार्ज नहीं कर सकते बार बार, सेकेंडरी क्या है भैया? सेकेंडरी रिचार्जेबल होती है, बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक फंडा मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको क्या याद रखना है कि एनोड पर हमेशा क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिमूवल ऑफ, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाया जाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। कैथोड पर क्या है? रिडक्शन है, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और डेफिनेशन आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों बताया? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत काम आने वाला है हाइड्रोजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, यहाँ पर हमारे काफी काम आएगा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वोल्टेज आउटपुट जो होता है प्राइमरी सेल के केसेस में, आ रही बात समझ में, वो उनका फिक्स होता है। जैसे मेरे पास कोई सेल पड़ा होगा, ये मैंने सेल का वो कर दिया, मैं भी आपको दिखा देता हूं, जस्ट ए मिनट। वेयर इज हमारा रिमोट? चलो भैया, ये हमारा रिमोट है, आ रही बात समझ में, हमारा एसी का रिमोट है। ठीक है भाई, अब इस एसी के रिमोट के अंदर एक सेल यूज करते हैं हम, ड्यूरा सेल का, मालूम है? ये हमारी बैटरी खराब हो गई। ठीक है, देखो देखो कैसी हो गई ये बैटरी। अरे बाबा, प्राइमरी है, ये क्या होगा? ये रिप्लेस किया, आज तक खुला नहीं है मैंने, हवा भी नहीं लगा इसके अंदर। ठीक है, चलिएगा। ठीक, तो ये जो आपको सेल दिखाई पड़ रहा ना, ड्यूरा सेल, ठीक है,
ये क्या है, ये ड्यूरासेल है। देखो अगर तुम देख पा रहे हो तो मैं इसके ऊपर तुम्हें लगा के दिखाता हूँ। ये 1.5 वोल्ट दिखाई पड़ रहा, क्या दिख रहा? 1.5 वोल्ट ये नहीं दिख रहा, अब दिखाई पड़ गया, साफ दिख रहा 1.5 वोल्ट है भाई, दिख रहा देख साफ 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये तो फिक्स है, आ रही बात समझ में? तो ये वोल्टेज चेंज हो गया क्या? इसका नहीं होने का, समझ में आ रही बात? इसका इतना वोल्टेज कांस्टेंट है, कांस्टेंट सप्लाई में इतना वोल्टेज आपको देगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, आ रही बात? लेकिन जैसे कि आपका सेकेंडरी सेल है, वो कितना चलेगा, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल दूं आपको, आपने घर में इन्वर्टर है, आपका इन्वर्टर डाउन हो गया, आप क्या करते हो? फैन ऑफ कर देते हो, लाइट जल जाती है, चलती है नहीं चलती है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आपने लोड घटा दिया। लोड घटा दिया तो जो आप कम लोड की चीजें यूज कर रहे हो वो चल पा रही। एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट भी जलनी बंद हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? उस कंडीशन में आप क्या बैठ जाओगे? अंधेरे में बैठ जाओगे। समझ में आ रही बात? तो प्राइमरी सेल का जो आउटपुट है वो तो कांस्टेंट होता है, जबकि सेकेंडरी सेल का किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? लोड के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। चलो एक एक करके हम यहां पर देखते हैं। प्राइमरी सेल का सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा? लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल क्या है? प्राइमरी है तो नॉन चार्जेबल तो होगा ही होगा, ये भी मालूम है। लेक्लांसी सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट। तो जो मैंने अभी आपको सेल दिखाया कौन सा था? ये लेक्लांसी सेल ही था। समझ में आ रही बात? आपको क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कहां कहां यूज करते हैं बॉस? ट्रांजिस्टर में, क्लॉक्स में, रिमोट में। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, इनमें सब में, रेडियो में, इन सब के अंदर क्या यूज किया जाता था हमारा? तो ये आपका लेक्लांसी सेल यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? इस लेक्लांसी सेल की कंस्ट्रक्शन देखिएगा कैसी है। ठीक है, मैं ये आपको दिखा देता हूं। ये हमारा एक लेक्लांसी सेल है जिसको मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। ये बिना कपड़ों के लेक्लांसी सेल है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? बोलो। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात है? ये हमारा क्या है? ये हमारा लेक्लांसी सेल है। ठीक है, अब लेक्लांसी सेल में आप अगर देख पा रहे होंगे, एक तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट आगे दिख रहा, निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है, निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या निकला हुआ भाई दिख रहा? क्या इसके पीछे भी ऐसे ही कोई पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, यहाँ तो एक गड्ढा है। समझ पा रहे बात को? तो ये अलग कलर की दिखाई पड़ रही होगी आपको, और ये बाहर वाला कंटेनर कुछ अलग कलर का दिखाई पड़ रहा। तो यही खेल है यहाँ पर कि बेटा ये जो आपका लेक्लांसी सेल है, ये लेक्लांसी सेल में ये जो आपको उभरा हुआ दिखाई पड़ता है ना, ये क्या है? ये आपका ग्रेफाइट की एक रॉड है। किसकी रॉड होती है भाई? ग्रेफाइट की एक रॉड है, जो कि कैसे एक्ट करेगी भाई? आपके कैथोड की तरह से एक्ट करती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो बाहर इसके ब्लैक ब्लैक कंटेनर है आपका, जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका ब्लैक ब्लैक कंटेनर है, जो आपका यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कंटेनर होता है, जो पीछे की तरफ से यहाँ से नहीं होता। ठीक है, ये आपकी किसका कंटेनर है भाई? ये आपके होता है जिंक का कंटेनर। किसका कंटेनर है बॉस? जिंक का कंटेनर है। ये किसकी, ये क्या हो गई आपके? ग्रेफाइट की रॉड। ये क्या हो गई? ये आपके जिंक हो गई। समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? ठीक है, अब जिंक जो है, जिंक का कंटेनर, वो कैसे एक्ट करता है? जिंक का कंटेनर एक्ट करेगा भैया आपके एनोड की तरह से। कैसे एक्ट करेगा? एनोड की तरह से। ग्रेफाइट रोड कैसे करेगा मैं बता रहा हूँ। ग्रेफाइट रोड जो है वो नीचे से बॉटम से टच नहीं है, इसीलिए नीचे के सेल में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ये गड्ढा दिखाई पड़ रहा। समझ में आ रही बात आपको? तो ग्रेफाइट की रोड क्या नहीं है भाई? नीचे की तरफ टच नहीं है। समझ पा रहे बात को? ग्रेफाइट रोड क्या नहीं है? नीचे की तरफ टच नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? गड्ढा है। अच्छा, ग्रेफाइट रोड के आजू बाजू में आपने एक पेस्ट भर दिया, और वो पेस्ट किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, मैंगनीज ऑक्साइड का और ब्लैक कार्बन का होता है। तो अलोंग विद ग्रेफाइट रोड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? आपके कैथोड की तरह से काम करता है। क्या बोला मैंने? अलोंग विद द ग्रेफाइट रोड, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके कैसे काम करेगा? कैथोड की तरह से काम करेगा। और ये नीचे से, यहाँ पर ग्रेफाइट की रोड अटैच नहीं है, ये नीचे से कंटेनर जो है आपका, वो एनोड की तरह से क्या करता है? काम करता है। इसीलिए जब तुम बैटरी को यहां और यहां से कनेक्ट करोगे तो ही आपका सेल चालू होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां के अलावा पूरा जिंक का कंटेनर है, आप कहीं भी टच कर दो, वहां पर आपका काम हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? नहीं समझ पा रहे? तो ये जो आपका जिंक का कंटेनर है यहां से, ठीक है ना, ये नीचे से क्या एक्ट करेगा भैया? ये बॉटम से एनोड की तरह से क्या करेगा? एक्ट करेगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं? अरे बोल जाओ, अरे बोल जाओ भाई। नहीं आ रही समझ में? आ गई क्या समझ में आई? कहानी समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो हम जानते हैं सर एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये एनोड किसकी बनी हुई? जिंक है। जिंक का ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना? वे 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? वे जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकले ना, ये जो आपका MnO2 है और अमोनियम क्लोराइड का जो आपने पेस्ट भरा है ना, ये अमोनियम क्लोराइड का और आपका MnO2
है। यारी बात, मैंगनीज ऑक्साइड का ये जो पेस्ट होता है ये उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। यहाँ पर Mn अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से किसमें चेंज कर लेगा भाई, +3 में चेंज कर लेगा। तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और इसी के साथ साथ यहाँ से रिलीज होती है ये अमोनिया गैस। क्या रिलीज होगी भैया, ये अमोनिया गैस रिलीज होगी। अब ये जो अमोनिया गैस है ये एक्सप्लोजिव हो सकती है, समझ में आ रही बात। ये अमोनिया गैस क्या है भाई, ये आपके एक्सप्लोजिव हो सकती है। तो इसीलिए इस अमोनिया गैस को कौन ट्रैप कर लेता है, इस अमोनिया गैस को ट्रैप कर लेता है, क्या ये जिंक ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप करने के बाद में आपने देखा ना कि कई सारे सेल बड़े फूले फूले से हो जाते हैं, उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। बैटरी फूल गई जी, बैटरी फूल गई, बैटरी फूल गई, अरे होता है ना, सेल फूल गई जी, सेल फूल गया, बैटरी फट गई। क्या है भैया, अमोनिया जैसी गैस वहां पर बनती है, उनको क्या कर लिया जाता है, उनको ट्रैप कर लिया जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रही अमोनिया गैस जो बनी वो एक्सप्लोजिव हो सकती है, इसीलिए अमोनिया को ट्रैप किया जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें पता है आयोनाइज नहीं होगा, है नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, आयोनाइज होगा क्या है, नहीं होगा भाई। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। तो इसीलिए आपका सेल फटने से बच जाता है, समझ में आ रही बात। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये आपने क्या रखना, ध्यान रखना। सेकंड आता है आपका मरकरी सेल। कहाँ यूज करेंगे, कान की मशीन में, घड़ी के अंदर, घड़ी जो छोटे वाले सेल होते हैं ना, वो छोटे वाले 10 रुपए का 15 रुपए का जो छोटा सा सेल आता है वो आपका मरकरी सेल होता है। मरकरी सेल को मरकरी सेल क्यों बोला जाता है, इसकी जो एनोड होती है वो किसकी बनी होती है, जिंक अमलगम की बनी होती है, और कैथोड किसकी बनी होती है, ये HgO और कार्बन की बनी होती है। ये इसकी किसकी बनी होगी, कैथोड होगी। अच्छा, KOH और जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट आप यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, वो यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह से। किसके लिए यूज किया जाएगा भाई, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से यूज किया जाता है। जबकि कैथोड यहाँ पर HgO और कार्बन की होती है, और एनोड जिंक और मरकरी की यहाँ पर पाई जाती है। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात। अरे एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। जिंक एमलगम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक एमलगम में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। सर ये सॉल्यूशन नहीं, याद करो याद करो याद करो याद करो। एलओए की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी, बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन ही तो है, ये मेटल का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या करेगा, जिंक एमलगम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां पर चेंज कर लेगा, +2 पर। क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं। HgO इसको 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, Hg लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी HgO अपनी ये मर्क्यूरिक जो है आपका, ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, +2 से कितने पर कन्वर्ट हुआ, 0 पर कन्वर्ट हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने यही है, जिंक अमलगम जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड और मरकरी लिक्विड की यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। इस दौरान यहाँ पर एक्सचेंज होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, और उसी एक्सचेंज से क्या बनती है भाई, एनर्जी बनती हुई नजर आएगी। बोलो भाई, समझ में आएगी नहीं आई। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा प्राइमरी सेल। कितने टाइप के होते हैं प्राइमरी सेल हमारे, 2 टाइप के, नाम बताओ। एक हो गया हमारा लेक्लांसी सेल और दूसरा हो गया मरकरी सेल। इनका लोड कितना होता है, इनका लोड देखो, हमारा लेक्लांसी सेल का 1.5 होता है, और जो आपका मरकरी सेल होता है उसका 1.35 वोल्ट होता है। बोला, बताया मैंने, नहीं बताया अभी, ठीक है। 1.35 इसका क्या होगा, वोल्टेज होगा। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है, इनका लोड, इनके वोल्टेज डिपेंड करता है कि आपने कितना लोड इनके ऊपर डालना है। आपका इन्वर्टर है घर में, आप 6 पंखे चलाओगे जल्दी खत्म हो जाएगा। आप एक भी पंखा नहीं चलाने के, ट्यूबलाइट चलाओगे तो शायद कई दिन तक चल जाए, 2-3 दिन तक चल जाए। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो आपने सुना होगा सबसे पहली बैटरी होती है बेटा लेड स्टोरेज सेल। सबसे पहला सेल कौन सा होगा, लेड स्टोरेज सेल, जिसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, इन्वर्टर। समझ में आ रही बात। तो इन्वर्टर में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल चलिएगा। इन्वर्टर में एक क्या होगा हमारा, एनोड होगा, एक क्या होगा हमारा, कैथोड होगा। एनोड बना होता है लेड का, कैथोड बना होगा लेड ऑक्साइड यानी कि PbO2 का। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है, क्या बोला मैंने, एनोड किसका बना होगा, लेड का, और कैथोड किसका बना होगा, लेड ऑक्साइड का, ठीक है। इनके बीच में जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं H2SO4 का 30% कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में, H2SO4 यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं, वो भी 30%, यानी 70% इसमें क्या है, वाटर है, और H2SO4 में 30% क्या होता है आपका, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। याद करो, कल मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूजन करने पर कंडक्टेंस क्या होती है भाई, आपकी इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रॉन्ग के वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 हालांकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आ रही बात समझ में। अब वो 100% डिसोसिएट होगा, लेकिन जब तुम डाइल्यूट करोगे तो उसके आयंस और ज्यादा फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। समझ में आ रही बात। तो इससे क्या बढ़ा, कंडक्टेंस। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ने का डाइल्यूजन से। समझ में आ रही बात भाई। स्ट्रॉन्ग तो डाइल्यूट तुम कितना भी कर लो, वो 100% ही क्या होगा भैया, डाइल्यूट होगा, उससे फालतू डाइल्यूट नहीं होगा।
जबकि वीक में तुम पानी डालते जाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। ऑलरेडी बताया जा चुका है, आयनिक इक्विलिब्रियम में सारा कुछ समझा दिया। समझ में आ रही बात आपके नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। H2SO4 यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो आपका लेड है वो किसमें कन्वर्ट होगा? लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। कैथोड किसकी बनी है? लेड ऑक्साइड की। इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका भी क्या है? H2SO4 है, तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा भाई? PbSO4 के अंदर ही कन्वर्ट होने वाला है। अरे बोलो भाई, समझ मारी कि नहीं आ रही बात? तो रिएक्शन देखिएगा, एनोड पर क्या हुआ कि लेड ने जो है H2SO4 का जो सल्फेट है उससे रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा? PbO2। H2SO4 वहां पर ऑलरेडी मौजूद पहले से ही है और यहाँ पर लेड सल्फेट और वाटर की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात? और इसी दौरान बनती है भाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इसी दौरान क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये कौन सा सेल कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा गैल्वेनिक सेल। लेकिन ये प्रोसेस उल्टा भी तो हो सकता है। आप बिजली दो, लेड सल्फेट आपके मौजूद है, पानी तुमने डाला, अरे डालते हो बैटरी में, पानी तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इनका यूज करके केमिकल एनर्जी बना सकता है इस फॉर्म में। इसीलिए इसको इस साइड से क्या बोला जाएगा? इधर से इधर तक आने में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जाना जाएगा। नहीं यार समझ में बात? अरे बोलो, इजी है नहीं है? अब ठीक है। अब लास्ट है आपका, लास्ट जो आपका सेकेंडरी सेल है वो है बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के लिए अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया जाता है। हरी बात समझ में? जो हमारे स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं बेसिकली, उनके लिए यहाँ पर क्या होता है? यूज होता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, तो ये हाईली एफिशिएंट होता है बिजली बनाने के लिए। समझ में आ रही बात? दूसरा क्या होता है कि इससे पानी की भी जरूरत है उनकी एस्ट्रोनॉट्स की पूरी हो जाती है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि इससे पानी वगैरह की जरूरत क्या हो जाती है? उनकी पूरी हो जाती है और एनर्जी भी साथ के साथ यहाँ पर क्या होती है? बनती हुई चली जाती है। लेकिन हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। दोनों ही एक्सप्लोजिव है एक तरह से। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन जब दोनों, देखो, जब 2 एक्सप्लोजिव आपस में मिलते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं। जैसे कि पानी, 2 एक्सप्लोजिव, सोडियम पानी में डाल दो, ब्लास्ट। क्लोरीन हाईली पॉइजनस गैस। समझ में आ रही बात? दोनों को मिला दो, नमक, खारे। तो जब भी 2 एक्सप्लोजिव चीजों को आप एक साथ मिलाओगे ना, जब भी 2 एक्सप्लोजिव लोग एक साथ आकर रहने लगेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। कभी कोई सा कुटेगा, कभी कोई सा कुटेगा। आ जाइएगा। तो फ्यूल सेल में हम क्या यूज करते हैं भैया? फ्यूल सेल में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन देखिएगा कैसे। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक साइड से हमने क्या गैस, कौन सी गैस पास करी? हाइड्रोजन। दूसरी साइड से क्या गैस पास करी? ऑक्सीजन। लेकिन अब ये भी मैंने क्या बोला कि तो बड़ी खतरनाक गैस है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट पास न करा के सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा दी? सबसे पहले यहाँ पर एक छलनी लगा दी। क्या लगा दी भैया? छलनी। क्या लगा दी बॉस? यहाँ पर हमने छलनी लगा दी। समझ रहे नहीं समझ रहे? सर छलनी का क्या मतलब है? छलनी का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट हवा की सप्लाई नहीं होगी भाई, कुछ तो रुकेगी ना भाई। एक तो डायरेक्ट आ रही है, कुछ उसमें को आ रही है, तो ये क्या होगी? मतलब इनकी सप्लाई थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश करें, रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये H2 गैस यहाँ पर जब इन पोर्स के थ्रू निकल करके जाएगी तो थोड़ा सा उसको क्या हो जाएगा? थोड़ी सी उसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या यूज किया कि इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया? एक बेसिक सॉल्यूशन यूज कर दिया। लेट्स से कि वो बेसिक सॉल्यूशन हमारा क्या है? NaOH है। अब तो आपने रिएक्शन को बिल्कुल ही क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। और ये जो रोड आपने लगाई है ये किसकी बनी होती है भैया? ये पोरस रोड होती है भैया आपके ग्रेफाइट की बनी हुई। किसकी बनी होती है भैया? ग्रेफाइट की। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इधर से तुमने हाइड्रोजन पास करी, उधर से ऑक्सीजन पास करी, बेसिक मीडियम NaOH इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम किया। इनमें क्या हुई? इसकी रिएक्शन हुई और यहां से क्या बाहर निकलेगा? यहां से पानी बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात? और यहां से पानी निकलेगा तो पानी की जरूरत वहां से पूरी होगी, प्लस यहाँ पर साथ ही साथ क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक है, और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन जो बेसिक मीडियम है ना NaOH, OH नेगेटिव आयन बेसिक मीडियम से, हाइड्रोजन उस बेसिक मीडियम आयन के साथ में रिएक्ट करके वाटर बना रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये दोनों के दोनों किससे रिएक्ट करेंगे? फिर आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? वापस से आपका बेसिक मीडियम के जो 2 OH नेगेटिव आयन है उसको दोबारा से बेसिक मीडियम को रिस्टोर कर देंगे। इससे क्या कटा हमारा? ये कटा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कटा। जब हम सारों को यहाँ पर ऐड करते हुए नजर आते हैं तो हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन आती है H2 + हाफ O2 गिव्स अस वाटर एंड एनर्जी। ये हाईली एफिशिएंट मेथड है। एनसीईआरटी ने बोला है कि ये आपका जो थर्मल प्रोसेस है एनर्जी बनाने का, वो केवल और केवल 40% ही काम करता है, जबकि ये वाला मेथड फ्यूल सेल से कितना एफिशिएंट होता है? 70% एफिशिएंट होता है। याद रखना है आपको। समझ में आ रही बात? एनसीईआरटी का डाटा है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम करके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, तो वो याद रखना। फ्यूल सेल का यूज कहां किया गया था? अपोलो सेल प्रोग्राम के अंदर किया गया था। ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया है। मैंने पहले ही बोला है कि अभी भी हजारों के क्वेश्चन करीब ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर अभी भी हिडन है, एनसीईआरटी के अंदर अभी भी छुपे हुए हैं। तो कुछ
कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है भैया हमारा कोरोजन। कोरोजन का मतलब समझते हैं आप? जैसे लोहे पे जंग लग गया, बर्तन काले पड़ गए, सोने चांदी काले हो गए, ये सब कोरोजन है। कोरोजन में होता क्या है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेज होती है ना, वो अटैक कर देती है किसके ऊपर? मेटल की सरफेस के ऊपर। आ रही बात समझ में? जब वो उस पर अटैक करेंगी तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या बनेंगे? कुछ कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि ऑक्साइड हुआ, सल्फाइड हुआ और कार्बोनेट हुआ। समझ में आ रही बात? और उनसे उन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होगी? खत्म होगी, उनकी चमक खत्म होगी, उनको खत्म होते जाएंगे ना धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो कोरोजन को क्या बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, धीरे धीरे खाया जा रहा है। किसको खाया जा रहा है? मेटल को खाया जा रहा है। क्यों खाया जा रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर अटैक कर देती हैं। किस पर अटैक करती हैं? मेटल की सरफेस पर अटैक करती है, जिससे रिजल्ट क्या होता है? कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्साइड हुआ, सल्फाइड हुआ और कार्बोनेट हुआ। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया? कोरोजन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल है हमारा आयरन की रस्टिंग का होना। आयरन क्या हो गया? आयरन पर जंग लग गया। ठीक है, एग्जाम्पल टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, चांदी का काला पड़ जाना। ग्रीन कोटिंग उन कॉपर, कॉपर के जो बर्तन होते हैं, ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं, उन पर क्या पड़ जाता है भैया? वे हरे हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में एक वो था, एक मतलब बर्तन था, ठीक है, वो मेरी अम्मी का दहेज था, दहेज में आया था वो बर्तन। ठीक है, मुरादाबादी बर्तन था वो। किसका बना हुआ था? वो हमारा कॉपर का बना हुआ था। और उसमें हम चना बिनोला यूज करते थे, जानवरों के लिए चना बिनोला वगैरह यूज करते थे। उस बर्तन का इस्तेमाल ज्यादातर हमारे लोकल में वहीं पर यूज किया जाता है, गाय भैंस के जाना उसके लिए। तो वो चना बिनोला था, वो बर्तन तेल से मुरादाबादी बर्तन टाइप के आते थे। अरे नहीं आते हैं वे, तो उसके अंदर भैया वो यूज किया जाता, तो वो हरा पड़ गया था। ठीक है, अब हरा पड़ गया, हरे को से साफ करा, जितना साफ होता था हो सकता था, बाकी फिर वो क्या करने लगे? यूज करने लगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने पड़ेगा? आयरन की रस्टिंग के बारे में। देखो, रस्ट क्या होता है? ये होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम रस्ट बोलते हैं। फेरस ऑक्साइड नहीं, क्या बोलते हैं इसे? फेरिक ऑक्साइड। Fe+3 की जो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। अब यहाँ पर हम कोरोजन थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि आयरन की रस्टिंग को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। वो ये बताएगी कि भैया यहाँ पर रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रस्ट का फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है रस्ट का फॉर्मेशन, याद रखिएगा। ठीक है, कभी आपने ऐसा फील किया कि आपका कोई लोहा पड़ा हुआ है बरसात के दिनों में, ठीक है, और आपने छत से लोहे को हाथ लगा लिया, बहुत स्लाइटली मामूली सा करंट मारा उस लोहे ने, कभी ऐसा फील हुआ आपको? ठीक है, तो वो कहां से आया करंट? वो आपको कोई नींद वींद का झटका नहीं लगा, वो वाकई में वहां पर क्या होता है भाई? करंट होता है। समझ मारी बात? इतनी चीजें नहीं नहीं, वो चीज अलग है बेटा, वो चीज अलग है। हाँ, ठीक है, वो जो तुम आप बात कर रहे हो वो उसकी बात कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल वगैरह से रिलेटेड की बात करें। कभी कभी हम मतलब हमारी बॉडी, जैसे हम गर्म कपड़े पहने, सर्दियों में तुम मेटल की सरफेस का हाथ लगाओगे, करंट लगता है यूजुअली। अभी गेट खोलोगे तुम जब सर्दी बढ़ेगी, अरे तो होता क्या है कि गर्म कपड़े पहनने की वजह से हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, और जैसे हमने टच करा किसी मेटल की बॉडी को, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो हमें एकदम क्या लगता है? झटका लगता है। ठीक है, सेम प्रोसेस लगभग कहाँ होता है? यहीं पर होता है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट का प्रोसेस देखते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? वाटर की वेपर, हाँ या ना? एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड, होगा नहीं? एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। अब होता क्या है? बारिश हुई या नमी आई लोहे के ऊपर, तो वो पानी की सरफेस कहाँ, वो पानी कहाँ पहुंच गया? मेटल की सरफेस पर पहुंच गया नहीं पहुंच गया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, मेटल की सरफेस पर जैसे ही नमी आए तो पानी को मोहब्बत है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। पानी कार्बन डाइऑक्साइड से इतनी मोहब्बत करता है कि जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, पानी को फटाक से क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो पानी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा भाई? H2CO3 कार्बोनिक एसिड कर लेगा। कार्बोनिक एसिड क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है वाटर में, जिसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और यही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह से काम करता है सेल के लिए। और ये कुछ हद तक आयोनाइज हो जाता है, और जब कार्बोनिक एसिड आयोनाइज होगा तो वो 2H पॉजिटिव और CO3-2 के उसमें आयोनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। समझ में आ रही बात? इसीलिए कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, बहुत थोड़े एक्सटेंट के लिए क्या होता है? ये आयोनाइज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड बना ना, ये आयरन है, लोहा, आरी बात समझ में? मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। इस मेटल से ये रिएक्ट करके इस आयरन को कन्वर्ट कर देता है Fe+2 के अंदर, आरी बात समझ में? और साथ ही साथ ये Fe+2 में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन।
छोड़ेगा तो ये कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैसे? 2 Fe के मॉलिक्यूल, बैलेंसिंग का मेथड है। आप समझिएगा कि Fe+2 में जाने के लिए एक आयरन का मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आयरन खुद कैसे काम करने लग गया, एनोड की तरह से काम करने लग गया। अब करने लग गया, नहीं करने लग गया? अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एनोड ने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और कार्बोनिक एसिड का H पॉजिटिव भी तो है भाई, कुछ हद तक आयोनाइज हुआ नहीं हुआ? तो कार्बोनिक एसिड का जो H पॉजिटिव है वो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन जो आपका कार्बोनिक एसिड मैंने ऊपर बनाया हुआ है ना, लिखा है ना कि आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, बहुत हद तक के क्या होता है, ये H पॉजिटिव में कुछ थोड़ा बहुत कन्वर्ट होगा। यही H पॉजिटिव क्या करेगा भाई, ये जो आपका H पॉजिटिव है ये आपके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो है, हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगी भाई, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। क्या बना लेगी, वाटर की फॉर्मेशन बना लेगी। तो ये 2 स्टेप साइमल्टेनियस चल रहे कि नहीं चल रहे? इन्हीं 2 स्टेप को मैंने कंबाइन करके लिखा कि यहाँ पर कौन आया, ऑक्सीजन आया, आया नहीं आया। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए भैया, एनोड से आए, आयरन से निकले। और प्रोटॉन कहां से आया, कार्बोनिक एसिड से। इन्होंने मिलकर के क्या बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि सर हमने यहाँ पर गलती से पानी का एक ही तो मॉलिक्यूल लिया था। अरे था नहीं था? इतना सारा खेल, इतना सारा खेल, कार्बोनिक एसिड बना, बनते बनते यहां तो और पानी बनता जा रहा। यानी कि पानी का अगर एक मॉलिक्यूल आएगा तो वहां पर 2 खुद बना देगा वो। हरी बात समझ में क्लियर है? ये तो बड़ा मसला पड़ गया। ओवरऑल रिएक्शन हम क्या देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं कि Fe किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 के अंदर, और साथ ही साथ क्या बनाता है वो, वाटर की फॉर्मेशन करता हुआ यहाँ पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब कभी कभी वाटर जो होता है, जो वाटर आता है उसके अंदर कभी कभी बहुत थोड़े थोड़े सॉल्ट आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और अगर ऐसा है उसके अंदर कुछ करंट वगैरह, फ्लो वगैरह कुछ चीज है, तो इससे कोरोजन का प्रोसेस क्या हो जाता है भैया, और ज्यादा बढ़ जाता है और फास्टर होने लगता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने देखा ना कि आपका नॉर्मल वैसे पानी गिर गया, आपने जो था पानी की धुलाई कर रहे, वो पानी गिर गया, ठीक है, वो पड़ा ऊपर छत पे लोहा, पानी उसके अंदर इकट्ठा हो गया और भाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो कभी कभी आप उठाओगे वो क्या मारता है, आपका करंट मारता है। ठीक है, अब ये जो आपका Fe, ये आपका जो Fe+2 कन्वर्ट हुआ, फेरस कन्वर्ट हुआ, ये अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। पानी तो वहां पर मौजूद है ही है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 के अंदर। फेरिक ऑक्साइड है और ये हाइड्रोड होकर के, यानी कि पानी से रिएक्ट करके वापस से क्या बना लेगा, रस्ट की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? रस्ट क्या नहीं करता है, ये सरफेस से नहीं चिपकता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि रस्ट जो है, जंग जो है, वो सरफेस से चिपक जाता है। बेसिकली ये सरफेस के ऊपर जो आयरन के मॉलिक्यूल होंगे उसको खाने लगेगा, सरफेस के आयरन को खत्म करता नजर आता है, इसलिए जंग जो है वो लोहे को गला देता है। ठीक है, रस्ट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस, इट पील्स ऑफ एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन सरफेस फॉर द फर्दर रस्टिंग, thus reduces the life of the iron। भाई ऊपर की लेयर खा गया, अब नीचे की ऊपर आई, अब तुमने देखभाल कर दिया, फिर वो ऊपर वाली पे लगा, फिर और नीचे की निकल गए, तो आयरन तो खत्म होता जा रहा ना धीरे धीरे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल ये सर इसको कैसे प्रिवेंट करना है, सब मेथड ऑफ प्रिवेंशन करने का इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है यहाँ पर वो आता है सैक्रिफिशियल मेथड, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा आता है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे कि बिस्फिनोल वगैरह आपने देखा होगा, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड कर रही है कि लोहे पे ये कर दो जी हमारा, तो यूजुअली क्या होता है, बिस्फिनोल वगैरह हो गया। उसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट जो होते हैं आपके, समझ में आ रही बात, इनके सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आप उसके ऊपर पेंट कर दो, ग्रीस की कोटिंग कर दो, ठीक है ना, वो भी क्या करती है, वो भी रस्टिंग से बचाती है। और एक आता है हमारा इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आयरन को कवर्ड कर दिया जाता है मोर एक्टिव मेथड से, ठीक है, और उसको या फिर वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो कोई ज्यादा एक्टिव मेटल आयरन पे क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया, कोई ज्यादा एक्टिव मेटल हमने आयरन पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ज्यादा एक्टिव मेटल कनेक्ट होने से वो आयरन क्या कर देगा, वो आयरन वहां पर प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयरन खुद कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह से काम करेगा, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में चीजें बनती हैं, ऑक्सीडेशन में चीजें टूटती हैं, तो वो जो टूटेगा ना वो ऊपर वाला टूटेगा, नीचे वाला नहीं टूटेगा। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है? चलिए, उसके बाद में हमने अभी अभी आपको बताया कि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी बोलते हैं, इसके बारे में लेते हैं। देखो इसमें हम क्या जो आयरन की सरफेस होती है ना, उसको कवर कर दिया जाता है एक लेयर ऑफ मेटल से, विच इज मोर एक्टिव, यानी कि जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ, जैसे जिंक है हमारा, समझ में आ रही बात, जिंक के ऊपर किसकी कोटिंग करके हमने, मैग्नीशियम की, और इस कोटिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, सॉरी, जैसे हमारा जिंक और मैग्नीशियम हुआ, इनकी कोटिंग कर देते हैं किसके ऊपर, हम आयरन के ऊपर। समझ में आ रही बात आपके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा भाई,
गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होगा, इससे आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो मेटल उसके ऊपर कवर है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन अपनी चमक तो खो देगा क्योंकि अब उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग है, लेकिन अब जो बेड़ा गर्क होने वाला है वो उस ऊपर के मेटल का है। तुमने देखा ना, मान लो किसी को तीर लग रहा, पकड़ के अपना आगे कर दिया, समझ रहे, समझ रहे, मूवी में देखा, तीर लग रहा, पकड़ के अपना आगे कर दिया। मैं बचा रहना चाहिए। देखो, चीजें टूटेंगी ऑक्सीडेशन में, बनेगी रिडक्शन में। तो अगर उसके ऊपर तुमने कोई ऐसा बिठा दिया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि आयरन का तो रिडक्शन ही होगा ना। समझ में आ रही बात? तो आयरन की चमक तो खत्म होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा मेटल आ गया, लेकिन आयरन बच जाएगा। समझ में आ रही बात? इस मेथड को सैक्रिफिशियल मेथड के नाम से जाना जाता है। जैसे जिंक जो है वो लेयर बना लेता है, जिंक कार्बोनेट की, जिंक हाइड्रोक्साइड की। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि आयरन के जो पाइप होते हैं, आयरन के पाइप, जो लोहे के पाइप होते हैं ना, जो लोहे के पाइप जो ब्रीड कर दिया जाता है नम मिट्टी के अंदर, मॉइस्ट सोइल के अंदर, कैनाल्स के अंदर, स्टोरेज टैंक के अंदर, ये विद्युत, इनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है भैया, मैग्नीशियम की कवरिंग होती है, और इसको एक वायर से कनेक्ट करके रखते हैं। समझ में आ रही बात? ये जो आप जितने भी लोहे के पाइप आप जमीन के अंदर गड़े हुए देखते हैं ना, मिट्टी के अंदर गड़े हुए होते हैं, इनके ऊपर किसकी कोटिंग होती है भाई, मैग्नीशियम कोटिंग होती है। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का, कि दिल्ली का जो आयरन पिलर है ना, मालूम है आपको, आपने कुतुब मीनार के पास में एक आयरन पिलर देखा और कहा कि 1600 साल पुराना हो गया। 1600 साल पुराने बता रहे ना उसे, शायद कुछ ऐसे बता रहे ना, है ना? हाँ, 1600 साल पुराना हो गया। समझ में आ रही बात? तो वो आज तक कैसा कैसे ही है, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है वो कोरोजन को, भैया कोरोजन लगा ही नहीं, कितने साल से, 1600 साल आई बात समय। और ये जो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, उनकी बहुत समझ का, उनकी हाई लेवल ऑफ स्किल की तरफ क्या करते हैं भैया, इशारा करते हैं। तो जो आपका प्रोसेस हुआ है आयरन, जो आपका आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ किया है, तो ये माना जाता है कि वो आयरन जो पिलर के अंदर यूज किया गया है, उसमें क्या होता है भैया, फास्फोरस मिलता है। क्या होता है भैया, फास्फोरस होता है, और इसमें किसी भी तरह का सल्फर या मैग्नीशियम आपको देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात भाई? उसके अंदर फास्फोरस मिला हुआ है, सल्फर या मैग्नीशियम किसी तरह का देखने नहीं मिलता। फास्फोरस के मिलावट होने की वजह से वो चीज क्या नहीं होती है, वो चीज पर कोरोजन नहीं लगता है, आयरन वो बचा का बचा है। तो ये देखो, दिमाग लगाइएगा, ये तो हम आज पढ़ रहे हैं, उन्होंने कितना दिमाग पहले लगाया होगा कि हमें इस चीज को प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ये वाला टॉपिक बेटा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ पर ऑफिशियली कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम कल से शुरू कर देंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स। क्या शुरू कर देंगे भैया, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हमारी पैरेलल चल ही रही है, आ रही बात समझ में? ऑर्गेनिक क्या हमारी पैरेलल चल रही नहीं चल रही? तो अगली क्लास में हम क्या शुरू कर देंगे भैया, अगली क्लास में हम शुरू कर देंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।